नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज के वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट देखना और दूसरा कि 6 फरवरी शनिवार के न्यूज़पेपर में मुझे करंट अफेयर्स के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। तो सबसे पहला मुद्दा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। यानी आरबीआई अपना रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सब साधनों की मदद से महंगाई से लड़ने की कोशिश करे, भारत का जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करे, ये सब काम होता है। इसके लिए आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से और 3 सदस्य सरकार की तरफ से। और ये समिति का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास खुद। सामान्य रूप से 2-2 महीने पर ये लोग मीटिंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स। इनको एक लक्ष्य दिया गया है कि आपने महंगाई को नियंत्रण में रखना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कितना? तो महंगाई 2% से कम भी नहीं हो जानी चाहिए और महंगाई 6% से ज़्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए। प्रश्न ये 2% और 6% मतलब किसका? अभी है 2021 फरवरी, तो पिछले साल इसी महीने में मतलब 2020 के फरवरी महीने में मान लीजिए प्याज टमाटर 100 रुपये में मिलते थे और आज की तारीख में मतलब नया साल और उसका भी फरवरी महीना, उसमें प्याज टमाटर 105 रुपये में मिलते हो, तो हम कहें कि 5% इन्फ्लेशन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ वस्तुओं का आप एक बास्केट बनाएंगे और उस हिसाब से आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालोगे और उसमें हमने देखना है कि ऐसी महंगाई 2% से कम भी ना हो और 6% से ज़्यादा भी ना हो। या दूसरा तरीका है कहने का कि मिड पॉइंट लो 4% और उसके आगे पीछे 2-2% यानी 2-6% की रेंज में रखना है। ये महंगाई को ऐसे काबू में रखने के लिए आरबीआई का प्रमुख साधन क्या है? वो है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स जो आरबीआई अपने क्लाइंट्स को देता है और सामने अपने क्लाइंट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल यानी गिरवे रखवाता है। यानी रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखवाकर लघु अवधि के लिए, मान लीजिए 7 दिन 14 दिन ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो लोन में पैसा देता है और उस लोन पर जो क्लाइंट ने रिजर्व बैंक को ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। इसके दूसरे सिनोनिम है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट, रेपो रेट, ये सब एक ही चीज़ है। अब महंगाई से लड़ना हो तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए? रेपो रेट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मान लीजिए 5% से बढ़ा के 7% कर दे, तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो बैंक वाले भी नीचे लोन महंगे में देंगे, तो जनता शॉपिंग कम करेगी, इस पे तो ब्याज बहुत लगता है, तो अपने आप वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, तो व्यापारी वापस से अपना सामान बेचने के लिए उन चीज़ वस्तुओं को थोड़ा सस्ता कर देगा। तो इस तरह से हम महंगाई मान लीजिए 10% हो गई हो और उसको काबू में करके वापस 5% पे लाना हो, क्योंकि हमारी रेंज है 2-6% में महंगाई कंट्रोल में करनी है, तो ये काम कर सकते हैं। तो अभी रेपो रेट कितना है? इट इज़ एट 4%। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो फरवरी में हुई, तो कमेटी ने पाया कि वैसे फूड इन्फ्लेशन, खाद्य चीज़ों में महंगाई पिछले साल थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि कोरोना के चलते सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। हालांकि चिंता का विषय है फ्यूअल इन्फ्लेशन, ईंधन में महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल। तो अभी तो हमने पढ़ा कि अगर महंगाई से लड़ना है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो लोन महंगे करने चाहिए ताकि अपने आप जनता थोड़ा घूमना फिरना और शॉपिंग बंद करे, तो अपने आप वापस चीज़ें सस्ती होने लगे। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई की एक और जिम्मेदारी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को भी प्रोत्साहन देना है। जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में भारत में गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन हुआ उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। मान लीजिए पिछले साल हो 200 लाख करोड़ रुपए और इस साल बढ़ के हो जाए 220 लाख करोड़ रुपए, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ? 200 के ऊपर 220 यानी 10% जीडीपी ग्रोथ आया, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है अभी तो ऐसा हुआ नहीं, कोरोना के चलते प्रॉब्लम्स। तो अगर हम लोन भी महंगे करवा देंगे तो लोग शॉपिंग कम करेंगे, तो कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी, तो जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी आ नहीं सकती। इसलिए हालांकि पेट्रोल डीजल और कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो थियरी के हिसाब से हमने रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन लोन महंगे हुए तो डिमांड कम हो जाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ को नुकसान।
ये देखते हुए अभी रेपो को अनचेंज रखा है, मतलब पहले भी 4% था, अभी भी 4% ही रखा है, कोई बदलाव नहीं किया। साथ ही साथ आरबीआई ने डिसाइड किया है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस यानी रुख या रवैया, उसका मतलब ये अगली मीटिंग में जब मिलेंगे 2 महीने के बाद, तो या तो रेपो रेट को 4% पे ही रखेंगे यानी यथास्थिति, या फिर कि इसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि अकोमोडेटिव स्टांस है। ऑलराइट, तो हमने देख लिया आरबीआई का रेपो रेट या पॉलिसी रेट या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। क्लाइंट बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग देयर नॉन एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये एसएलआर क्या है अभी 2 स्लाइड में आ जाएगा, और उस पर हमने देखा 4% ब्याज दर के साथ ये लोन मिल रहा है। तो फिर ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ क्या होता है, ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देखिए। एमएसएफ मतलब क्या, आरबीआई इस विंडो से अपने सभी क्लाइंट को लोन में पैसा नहीं देता। आरबीआई के सभी क्लाइंट में क्या आएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बहुत सारे। लेकिन उसमें से सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ऐसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए उनको पैसा लोन में लेना है और उनके पास नॉन एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी नहीं बची, तो एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी गिरवे रख के वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज में ले सकते हैं आरबीआई से। उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये विंडो में कितना पैसा कर्ज में ले सकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, वो डिपेंड करता है कि आपकी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के रूप में कितना पैसा रखा है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, तो उसका 2% या 3%, उतनी क्वांटिटी में ही आप आरबीआई से इस विंडो से पैसा कर्ज में ले सकते हैं। और उस पर ब्याज कितना देना होता है तो अलग से इसका निर्धारण नहीं होता, इसको टाई अप किया है कि जो भी रेपो रेट होगा, कितना है अभी 4%, तो उसमें आप ऐड करें प्लस 0.25%, तो जवाब क्या आएगा 4.25%, वो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मित्रों, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासकर यूपीएससी के लिए बहुत काम की नहीं, तो उसमें मतलब कितने दिन का लोन मिलता है और ये अमाउंट एनडीटीएल के कितने % क्वांटिटी तक ले सकते हैं वगैरह, इतना फला डिम का घुसने का कोई फ़ायदा नहीं, एक लाइन में पता होना चाहिए जो हमने देख लिया। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है, बैंक रेट। ये बैंक रेट वैसे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना होगा, तो जो भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का परसेंटेज होगा ब्याज दर कितना 4.25%, उतना ही बैंक रेट का होता है। हालांकि बैंक रेट वाली विंडो से आजकल लोन में पैसा कम ही दिया जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है कि अगर कोई बैंक ये सीआरआर, एसएलआर वगैरह चीज़ें उसका अनुपालन नहीं कर रही, तो आरबीआई उस पर जब पेनल्टी लगाती है तो वो पेनल्टी के रेट कितने होंगे, तो बैंक रेट के परसेंटेज के हिसाब से कि तुमको इतना पेनल्टी में पैसा देना होगा। एनीवेज, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग ये स्लाइड में राइट हैंड साइड पर देखो, ग्रीन कलर का लिखा है रिवर्स रेपो रेट। ये चीज़ क्या है, रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई के क्लाइंट्स अपना सरप्लस पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और सामने आरबीआई उनको ब्याज में पैसा जो देती है, जैसे मैं और आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं और हमको ब्याज मिलता है, उसी तरह आरबीआई के क्लाइंट आरबीआई में ये पैसा रखते हैं और उनको जो ब्याज कमाने को मिलता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका परसेंटेज कितना होता है अलग से तय नहीं करते, इसमें सिद्धांत है कि रेपो रेट जितना भी होगा, कितना है 4%, उसमें माइनस 0.65% करो तो जवाब आए 3.35%, वो होगा रिवर्स रेपो रेट। इधर ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ की जो विंडो हैं, 2 विंडो, उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ विंडो, जिसकी ये 2 सब कैटेगरी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये जो पूरा काम किया जाता है, 3 विंडो मैंने आपको दिखाए, ये आरबीआई के विंडो ऑपरेशन होते किधर से, उनका ऑनलाइन कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई-कुबेर। और ये जो 3 रेट हमने पढ़े, एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो, इनके बीच जो अंतर या चौड़ाई है, विड्थ, उसको हम कहते हैं कॉरिडोर विड्थ। तो कॉरिडोर विड्थ अभी कितनी बोल सकते हैं आप, उस तरफ 65 और इस तरफ 25, तो कुल मिलाकर 90 बेसिस पॉइंट सिस्टम यानी बीपीएस। 100 बीपीएस पर 1% होता है, तो इधर कितना 0.9 हो रहा है। अच्छा, तो हमने रेपो रेट समझ लिया। एक और चीज़ चर्चा में रहती है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी TLTRO। ये चीज़ क्या है, रेपो ऑपरेशन तो आप समझते हैं कि आरबीआई का क्लाइंट, जैसे कि एक बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई में गिरवे रखता है और सामने आरबीआई उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन में पैसा देता है, 7 दिन 14 दिन ऐसा कुछ होगा।
लेकिन यही सिस्टम अगर लंबी अवधि के, मान लीजिए अब 3 साल तक के लोन दिए जाएं, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इसलिए इसको बोला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। दूसरा शब्द आगे क्या है, टारगेटेड, यानी लक्षित। क्योंकि यहाँ पर नियम कुछ ऐसा है कि अगर बैंक ये वाले विंडो से लोन में पैसा लेगा, मान लीजिए 100 करोड़, तो उसका सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए X% पैसा उसने Z प्रकार की चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा विद इन Y नंबर ऑफ डेज। ये Z क्या हो सकता है, यहाँ पर Z का मतलब हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और कुछ और क्षेत्र, उसकी डेट सिक्योरिटीज़, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या हो सकता है, मतलब बॉन्ड, कि मैं आपको कागज़ पे लिख के दूं कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए और मैं आपको 108 रुपये वापस करूंगा, तो ये हुआ बॉन्ड। तो ऐसे शॉर्ट टर्म के होते हैं तो हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, लॉन्ग टर्म के होंगे तो बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं। तो काम क्या हो रहा है इधर, स्टेट बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक आरबीआई में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखेंगे, सामने लॉन्ग टर्म अप टू 3 ईयर्स के लिए लोन में पैसा लेंगे, रेपो मैकेनिज़्म, और उस जो भी रकम मिली उसका X% Y दिनों के भीतर Z नाम की चीज़ में रखेंगे, और ये Z हो सकता है ऐसे NBFC, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के डेट सिक्योरिटी पेपर्स। तो ये टारगेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लक्षित हो गया कि कुछ पैसा ये क्षेत्रों को जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना और दूसरी समस्याओं के चलते इनको प्रॉब्लम्स थी, इनको मदद कर रही है। सो इट इज़ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन। ये एक लाइन में इतना ही याद रखना है। अब ये शुरू हुआ था पिछले साल 2020 में, करीब 1 लाख करोड़ ऐसे लोन में घुमाए। फिर 2020 की अप्रैल में वापस बोला 50,000 करोड़ और घुमाते हैं। तो TLTRO 1.0 फिर 2.0 ऐसे स्टेज में चलते रहता है। अभी ये जो नई पॉलिसी आई फरवरी महीने में, उसमें भी इसके कुछ टेक्निकल नियमों में सुधार किया है जो अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं। सो डोंट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ो। आगे का मुद्दा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में CRR और SLR में क्या चेंज किए गए। सबसे पहले तो मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एक्सिस कहीं पर पैसा डिपॉजिट करते हैं, टेक्निकली उसके लिए वर्ड यूज़ होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, यानी NDTL। डिमांड लायबिलिटीज़ मतलब क्या, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो जनता ने पैसा रखा। और टाइम लायबिलिटीज़ मतलब क्या, किसी एक निश्चित समय पर वो परिपक्व होंगी, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह। तो इसमें कुछ पैसा आप डिपॉजिट करेंगे, कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे, तो कुल मिलाकर नेट निकालो, शुद्ध रूप से कितना पैसा अभी ये वाली तारीख के इतने बजे बैंक में है, उसे हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मान लीजिए 100 रुपये, तो ये 100 के 100 रुपये बैंक वाले लोन में नहीं घुमा सकते, उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने अलग रखना पड़ता है CRR और SLR के रूप में। तो CRR चीज़ क्या है, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंकों ने ग्राहकों की डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक में जमा करना होगा, इसलिए हमने बोला कैश रिजर्व रेशियो। सामान्य रूप से रिजर्व बैंक इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता। तो ये CRR कितना था, एक ज़माने में 4% था, यानी 100 रुपये डिपॉजिट में आए तो उसका 4 रुपया बैंक वाले किसी को लोन में नहीं दे सकते, सोने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, वो उन्होंने चुपचाप RBI को दे देना है। लेकिन फिर कोरोना के चलते बैंकों को सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो हालांकि कोरोना के पहले CRR था 4%, लेकिन कोरोना के दौरान RBI को लगा कि लोन में अगर ज़्यादा पैसा घुमाएंगे तो इकोनॉमी को वापस खड़ा करने में मदद हो जाए, इसलिए CRR को 4% से कम करके 3% करा था। लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए RBI ने बोला था कि 2020 मार्च से लेकर 2021 मार्च तक के टाइम फ्रेम में CRR रहेंगे 3%। अब क्योंकि वापस इकोनॉमी धीरे धीरे खड़ी हो रही है और वैसे भी लोन में घुमाने के लिए ढेर सारा पैसा उपलब्ध है, और CRR एकदम कम कर दिया जाए वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि बैंक में अगर कोई कांड हो जाए, अचानक से ढेर सारे लोग अपना डिपॉजिट का पैसा वापस लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाए, जिसको हम कहते हैं बैंक रन, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के पास ऐसा बफर में या सेफ्टी में कुछ पैसा रखना चाहिए। तो 3% भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा रखवाना ज़रूरी होता है। तो वापस से अब RBI ने कहा है कि जो 3% किया था उसको हम वापस 4% करने वाले हैं, लेकिन तुरंत नहीं, चरणबद्ध तरीके से, फेज़ वाइज, कि 2021 मार्च से मई महीने तक में 3.5% CRR, और उसके बाद मई महीने से आगे चलेंगे तो 4% CRR, ऐसे 2 चरणों में धीरे धीरे करके वापस 4% CRR किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी अगर बैंक वाले किसी लघु उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन में पैसा देते हैं
तो उस हिसाब से उनको ये एनडीटीएल और सीआरआर की गिनती में कुछ रियायतें दी जाएंगी ताकि उनको ढेर सारा पैसा सीआरआर में नहीं रखना पड़े। एग्जैक्टली वो कैसे कंप्यूटेशन होगी काम का नहीं, एक लाइन में सफिशिएंट टू नो क्या लघु उद्योग को लोन में पैसा दिया तो सीआरआर में बैंकों को कुछ रियायतें दी जाएंगी। ऑलराइट, सो वी लर्न सीआरआर क्या है। अभी दूसरा मुद्दा ये एसएलआर क्या होता है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। हालांकि मेंस एग्जाम में लिखते हो तो कोई इतना भी शुद्ध हिंदी करने की ज़रूरत नहीं। आप एसएलआर ऐसा देवनागरी लिपि में लिखे तो कुछ गलत नहीं उसमें। वैधानिक तरलता अनुपात कई बार तो ये होता है वो प्रोफेसर खुद कंफ्यूज हो जाए कि ये कहना क्या चाहते हो तुम। एसएलआर तो हाँ समझ में आता है एसएलआर। अच्छा, एसएलआर मतलब चीज़ क्या है। बैंकों को डिपॉजिट में जो पैसा आया उसका कुछ हिस्सा उन्होंने लिक्विड एसेट, तरल परिसंपत्तियाँ, लिक्विड मतलब तुरंत बाजार में ग्राहक को बेच सके और पैसा वापस ले आ सके। तो मतलब एक्सिस या यस बैंक कोई बहुत बड़ा बंगला खरीद के रखेंगे तो उसका तुरंत बेचना मुश्किल हो जाता है सही दाम पर। लेकिन अगर कैश में रखेंगे या गोल्ड में रखेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखेंगे या आरबीआई अनुमति दे ऐसी कोई और सिक्योरिटी, मान लीजिए वो बोल दे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ओएनजीसी के बॉन्ड डिबेंचर में रखो, हाँ तो वो सब में रख सकते हैं। तो डिपॉजिट का कुल मिलाकर 18%, मतलब 100 रुपये का 18 रुपये ऐसी तरल परिसंपत्तियाँ लिक्विड एसेट में बैंकों ने रखना होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये तो पहले भी 18% और ये नई मीटिंग के बाद भी 18% ही रखा है। अभी एसएलआर के साथ बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे भी जुड़े हैं, जैसे हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स एचक्यूएलए वगैरह। मित्रों, जो जनरल स्टडीज़ की परीक्षाएं होती है वहाँ पर जनरल लेवल की नॉलेज, बेसिक आइडिया पूछा जाता है। इतनी बारीक रियल टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है वो सब नहीं पूछे जाते फालतू में। इसके भी आप पढ़ाई करने बैठे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। तो ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं, सीआरआर में धीरे धीरे 3 से 4% करेंगे, और नए नए क्या अपडेट्स आए हैं। जब भी ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार को पैसा लोन में चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बोले कि आप बाज़ार में जारी करिए। मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, कागज़ का एक टुकड़ा, उसमें ऐसा लिखा हो कि आप हमें 100 रुपये दीजिए और हम आपको 108 रुपये 1 साल बाद देंगे, तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और फिर उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो आरबीआई केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती। पहले ये काम मेरे आपके जैसे लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर सीधा आरबीआई से नहीं खरीद सकते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमने म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से इनडायरेक्टली इसमें पैसा परोक्ष रूप से इन्वेस्ट होता था, तो ये पहले चल रहा था। अभी नई पॉलिसी में बोला कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधा देंगे कि रिटेल इन्वेस्टर भी आरबीआई में गिल्ट सिक्योरिटीज़ अकाउंट, गिल्ट मतलब स्पेलिंग देखो GILT है, GUILT, गिल्ट मतलब वो अपराध भाव पैदा होना वो नहीं, गिल्ट मतलब अग्रिम दर्जे की प्रतिभूतियाँ, वेरी हाई क्वालिटी एसेट, जैसे कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है कि जो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा आपका वापस आएगा, सरकार धोखा नहीं देगी, ऐसा जो एक सुरक्षा है, इसलिए उसको बोलते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़। हाँ, तो ऐसे गिल्ट सिक्योरिटी अकाउंट या रिटेल डायरेक्ट अकाउंट, ऐसे नाम से आप एक खाता खास किस्म का खोल सकते हैं और उसकी मदद से आप ये चीज़ें खरीदेंगे और आपके उस खाते में रिफ्लेक्ट होंगी। फिर उससे आगे और सेलिंग वगैरह करें, जो भी वो नियम अभी आगे बन के आएंगे तब देखेंगे। तो रिफॉर्म मतलब क्या है, सीधा ही आप आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है। हाँ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा, इट विल हेल्प डीपनिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। जीसेक के बाज़ार की जड़ों को गहरा करेगा। मतलब क्या, मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी जड़ें ज़मीन में 1 मीटर गहरी तक गई हैं और उसके सामने दूसरा पेड़ है जिसकी जड़ें 5 मीटर और गहरी गई हैं, तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट खींच पाएगा। तो उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट अगर एक वृक्ष होता तो शुरू शुरू में उसमें सिर्फ समझिए LIC, EPFO, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, ऐसे नॉन रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा इन्वेस्ट करते, तो वो तो थोड़ा ही सतही रूप से पैसा आ जाता। लेकिन अब बोला कि आम नागरिक भी जाके सीधा आरबीआई में ऐसा स्पेशल अकाउंट खोल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सके, तो कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, छोटे छोटे लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब ये क्या, जड़ें और गहरी होगी, एकदम नीचे जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी उससे भी पैसा चूस के ला सकते हैं हम।
सो डीपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जिससे गवर्नमेंट के लिए पैसा कर्ज में लेना पहले से आसान हो जाएगा। और सामने इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है, इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक और प्रोडक्ट मिल गया और सीधा ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको अच्छा ब्याज मिले। पहले भी आप डाल सकते थे, लेकिन समझिए म्यूचुअल फंड या किसी और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के द्वारा इनडायरेक्टली जाता तो वो भी बीच में कमीशन काटता, जो अब नहीं काटेगा। एक और रिफॉर्म लिया गया, ओम्बड्समैन सिस्टम। ओम्बड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी, या आप उसको शिकायत करें और वो जाके तफ्तीश करे। पहले आरबीआई की सिस्टम ये थी, आपको बैंक के खिलाफ शिकायत है तो ग्राहक जाके आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन, ऐसा आरबीआई का एक ऑफिसर होगा, उसको शिकायत करे। मान लीजिए आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से कोई शिकायत हो तो उसके लिए एनबीएफसी ओम्बड्समैन, वो भी आरबीआई का एक ऑफिसर लेकिन अलग ऑफिस उसकी। मान लीजिए आपने ये अमेज़ॉन पे, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ऐसी सब डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन सब में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और आपको शिकायत करनी है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन, ऐसा तीसरा शिकायत निवारण अधिकारी। असल में वो सब आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर प्रमोशन होते होते समझिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर की रैंक में गए हों, उनको अतिरिक्त ऐसा चार्ज दिया जाता है कि आप ये वाला काम भी करेंगे। तो ऐसे 3 अलग अलग ओम्बड्समैन शिकायत निवारण अधिकारी आरबीआई के थे। अभी नई मीटिंग के बाद आरबीआई ने घोषित किया कि हम एक वन नेशन वन ओम्बड्समैन या कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेकर आएंगे। असल में उसके सब गाइडलाइंस जारी होना बाकी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब क्या। ये जो पहले 3 थे उसकी जगह सिर्फ एक ही ऑफिसर होगा, या फिर कि एक ही हेल्पलाइन नंबर या एक ही कोई फ्रंट डेस्क पर पर्सन बैठेगा जिसको आप शिकायत करेंगे, और बैक एंड में वो सबको रिस्पेक्टिव एरिया में जाके आगे उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करके देखेगा, ताकि आम नागरिक उसको सब इतना जटिल समझ में नहीं आए, उसको सिर्फ एक बोला जाए यही एक शिकायत निवारण अधिकारी, उसके पास जाओ। तो ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे। इसके अलावा एक 24/7 डिजिटल पेमेंट सर्विस की हेल्पलाइन बनाई जाएगी, लेकिन वो तो बनेंगे तब देखेंगे, अभी तो घोषित किया कि ऐसा करेंगे। तो मित्रों, आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स में क्या क्या था हमने देख लिया। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें चलती है जो अपनी एग्ज़ाम में काम की नहीं, जैसे कि बासेल 3 नॉर्म्स। वैसे बासेल 3 नॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अलग अलग सब टॉपिक होते हैं। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, उसके कुछ नियम जो लागू होने वाले थे लेकिन कोरोना के चलते आरबीआई ने कहा बैंकों को प्रॉब्लम है तो इसको बाद में लागू करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या थी और वो कौन सी तारीख से लागू होना है, वो सब अपने लिए काम का नहीं। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस मतलब लघु वित्त संस्थान, छोटे छोटे समझिए 50,000 25,000 के लोन गरीबों को देते हों, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और बेहतर करेंगे। तो अब क्या नया करेंगे वो हमारे लिए काम का नहीं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन के लिए एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति बने तो उसका चेयरमैन कौन है तब तैयार करेंगे, अभी तो बोला कि सिर्फ बनाएंगे, कौन चेयरमैन है वो नहीं बोला। आगे बढ़ो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, जैसे गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पर अलग अलग इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड वगैरह आकर अपना हेडक्वार्टर खोलें और उनको सरकार 5 साल के लिए कुछ टैक्स में माफ़ी देगी, और ऐसा करके जो दुबई और न्यूयॉर्क वगैरह ऐसा हमारा भी बहुत ज़ोरदार फाइनेंशियल हब बन जाए। दैट इज़ द आइडिया। तो उसमें जो फॉरेन करेंसी अकाउंट बनते हैं और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें ये फला डिमका सुधार, वो सब टेक्निकल चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डिफॉल्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो उसके ये नियम होंगे नहीं होंगे, अपने लिए काम के नहीं। ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम और उसमें आउटसोर्सिंग के ये नियम होंगे, ये सब टेक्निकल चीज़ें काम की नहीं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वो चीज़ क्या है मैंने पढ़ा दिया था, Win20 CSP सीरीज़ देख लेना। खैर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम मतलब क्या, एक्सिस बैंक का ग्राहक एक बैंक चेक लिख के दूसरे व्यक्ति को देता है जिसका खाता SBI में है, तो SBI में आप चेक डिपॉजिट करेंगे, वो उसकी स्कैन इमेज बनाकर SBI से एक्सिस में जाएगा और उस हिसाब से एक्सिस वाला पैसा रिलीज़ करेगा। वो होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। उसके अंदर वैसे तो भारत के सभी बैंक में ऐसे ही पैसों का चेक का सब ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कुछ बैंक और उसकी कुछ ब्रांच में वो नहीं था तो उसको इस तारीख से लाएंगे। भाई ऐसी टेक्निकल चीज़ें काम की नहीं। तो यानी ये जो स्लाइड में लिखा है ये सब में से कुछ काम का नहीं, लेकिन कुछ लोग
यूट्यूब पर सिर्फ अपने पेज व्यूज़ बढ़ाने के लिए या लोगों को डराने के लिए, ताकि वो डर डर के उनका कोर्स खरीद लें। फालतू में ये सब पढ़ाते रहते हैं। और ये बाबू सोना और आशिक टाइप के यूपीएससी एस्पायरेंट कि मैं इसमें घुस जाऊंगा 24/7 इसको लेके बैठा रहूँगा, तो भाई ये सब कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। अपना आज का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि 6 फरवरी इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक योजना बताना चाहूँगा। अनअकैडमी यूपीएससी पबजी कॉम्बैट खेलो, अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स जीतो योजना। सिस्टम बहुत आसान है। जनरल स्टडीज़ और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट्स में आपने सॉल्व करने हैं। लीडर बोर्ड बनेगा और उसमें जो पहले 100 रैंक में आएगा उसको अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे आपका अमेज़ॉन पे में वो बैलेंस बन जाए। मान लीजिए 500 रुपये, तो फिर उसकी मदद से आप फ़ोन रिचार्ज का पैसा देना है, कुछ शॉपिंग करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये वाले यूपीएससी कॉम्बैट पहले भी हो चुके हैं। कुछ बार स्टूडेंट्स फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरा तो टॉप 100 में रैंक आया तो मुझे अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड अभी के अभी दो, नहीं मिला तो मतलब अनअकैडमी सही से काम कर रही नहीं, वगैरह वगैरह। मित्रों, असल में आप उसकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ देखिए, उसमें लिखा है कि आप जो इनाम जीतेंगे उसके 1 महीने बाद वो सारा गिफ्ट कार्ड वाला चीज़ रिलीज़ किया जाएगा। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि कोई ये आप जीतेंगे और आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा किसी ने कमेंट में लिखा है तो मतलब ये सही बात है, ऐसा नहीं है। वो मिलता है लेकिन 1 महीने बाद। हाँ, तो इस वीडियो के 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव RBI की मॉनेटरी पॉलिसी खत्म। अभी दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि 6 फरवरी शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। फ्रंट पेज पे फाइज़र कंपनी अपनी कोरोना वैक्सीन भारत में इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के अंतर्गत बेचना चाहती थी कि भारत की जनता पर बिना कोई क्लिनिकल ट्रायल दिए हमें सीधा इसको बेचने की अनुमति मिले। लेकिन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडेस को उसकी समिति ने जांच करके पाया कि इसमें वैक्सीन के बाद कुछ एडवर्स इवेंट्स आते हैं, जैसे कि बेल्स पाल्सी यानी चेहरे के मसल कुछ समय के लिए उनको लकवा मार जाता है, टेम्पररी पैरालिसिस। तो उन सब के सामने कैसे लड़ेंगे उसकी कोई स्पष्टता कंपनी ने ठीक से नहीं दी, तो इसको भारत में अभी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल नहीं मिल सकता। तो ये पहले समाचार। साइंस टेक का एक दूसरा समाचार जो कि आगे एक्सप्लेन सीरीज में दिया है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी SKAO कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। लेकिन ये असल में एक टेलीस्कोप नहीं है, अलग अलग कई सारे टेलीस्कोप एंटेना वो सब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लगाए जाएंगे और उसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन से संचालित होगा, जिसकी मदद से वो ब्रह्मांड को देख सकते हैं। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल भी मिल रहा हो तो उसको वो डिटेक्ट कर पाएंगे। इसमें भारत सहित कई सारे देश थोड़ा थोड़ा पैसा करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारत की कुछ संस्थाएं इसमें हार्डवेयर बनाकर भी ये सब टेलीस्कोप में फिट करने वाली है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। वापस आते हैं फ्रंट पेज पे। बाकी तो वही किसान कोरोना आंदोलन चल रहा है। मुनावर फारूकी को बेल मिला नहीं मिला, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। IIT रुड़की के चेयरमैन में अनिल काकोदकर की नियुक्ति हुई नहीं हुई, इस टाइप की जो एकेडमिक पॉलिटिक्स की कंट्रोवर्सी चलती रहती है वो हमारे लिए काम की। जम्मू कश्मीर में 18 महीनों के बाद वापस 4G मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी जारी की जाएगी, जिससे वहाँ के व्यापारी, शिक्षक और विद्यार्थी काफ़ी खुश हैं। पेज 2 अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 में भी आज कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में, जैसे गुजरात राज्य में नगर पालिका के चुनाव होंगे तो वहाँ एक एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्च कर सकता है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, उसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। तो उसने उन लिमिट्स को थोड़ा बढ़ाया है। ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, लेकिन इस हिसाब से आपके राज्य में भी जब जब ऐसे चुनाव होते हैं उसमें क्या लिमिट्स रहती हैं, तो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए वो सब आप तैयार करके रखें। इसके बाद पेज 5, 6 और 7 पर सरकारी विज्ञापन और राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 8 से कॉलम, मित्रों आज पेज 8 और 9 पर जितने कॉलम आए हैं कुछ काम का नहीं। वही सब किसान आंदोलन, बजट अच्छा है बुरा है, हिस्टोरियन DN झा का देहांत हुआ उसकी श्रद्धांजलि कॉलम, यही सब चल रहा है। फिर वो आर्टिकल 21 में
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और फिर उसमें एडीएम जबलपुर का इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान क्या जजमेंट था, और वापस से मोदी सरकार आने पर तानाशाही शुरू है और विरोधियों को जेल में फिट कर दिया जाता है, उस टाइप की सब तू मैं कॉलम चल रही है जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं। फिर हम आगे बढ़े पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज़ में पासपोर्ट के बारे में। वो 2 दिन पहले बिहार और उत्तराखंड की पुलिस ने कहा था कि हम पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन में आपको परेशान करेंगे अगर आप सरकार विरोधी दंगों में शामिल होंगे या सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स सोशल मीडिया में करेंगे। तो उसमें ही आगे इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है कि पासपोर्ट एक्ट 1967 उसमें पासपोर्ट मिलने या रद्द होने के क्या क्या नियम हैं। तो भारत सरकार किसी को पासपोर्ट देने से मना कर सकती है यदि इफ़ पहला, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा, वो भारत का नागरिक है लेकिन अगर उसको पासपोर्ट अप्रूव किया और वो विदेश जाके भारत के रिश्ते किसी से खराब कर सके, ऐसी सरकार को कोई चिंता है, या तीसरा, वो व्यक्ति कोई अपराध उस पर साबित हुआ है और इतने साल की सज़ा हुई है, ऐसा कुछ मैटर, या चौथा, उस व्यक्ति के सामने कोई वारंट या समन जारी किए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसको पासपोर्ट से मना कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों में पुलिस आकर चेक करेगी आपका एड्रेस क्या है, पुराने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं कि नहीं, और उस हिसाब से या तो वो कहेंगे क्लियर यानी इस आदमी को पासपोर्ट देना चाहिए, या फिर फैक्चुअल तो उसमें वो जानकारी देंगे पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को कि ये क्रिमिनल केसेस इसके सामने हैं, या तीसरा नॉट रेकमेंडेड कि अगर वो उनको लगे कि ये बदमाशी है और इसको मत दो। हालांकि फिर भी केंद्र सरकार की ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो अगर चाहे तो भले पुलिस ने लोकल पुलिस ने मना किया हो फिर भी ऐसे व्यक्ति को वो पासपोर्ट दे सकते। एक्सप्लेन सीरीज़ में दूसरा स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप जो हमने आगे पढ़ लिया। तीसरा ग्रेटा थनबर्ग ने जो वो किसान आंदोलन की टूल किट नाम का डॉक्यूमेंट कि ये धमाल हमने करनी है उसकी एक्सप्लेन सीरीज़, लेकिन वो हमारे लिए काम की नहीं। आगे बढ़े पेज 11 और 12 में स्टेट स्पेसिफिक समाचार और विज्ञापन जिसमें कुछ काम का नहीं। पेज 13 नेशनल पॉलिटिक्स में वही कांग्रेस बीजेपी तीतू में। फिर याद करो थोड़े दिन पहले नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ऐसा एफिडेविट किया था कि वो 1986 वाला एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो तो विदेशी ताकतों के दबाव में आके भारत की संसद ने पास किया था, और ये जितने एनजीओ हाईवे एक्सपांशन प्लान के खिलाफ कोर्ट में फरियाद करते हैं वो तो सब विदेशी ताकतों के टट्टू हैं टाइप की सब चीज़ें जो चली थी। फिर एनएचएआई को लगा कि नहीं ये सब कोर्ट में बोलना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कि हमने जो कहा था वो स्टेटमेंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने किसी एनवायरनमेंट का काम कर रहे एनजीओ समाज सेवी संस्था को डोनेशन में पहले बड़ी रकम दीजिए। खैर लेकिन एग्ज़ाम के लिए सीधा काम का नहीं, सिवाय कि वो जो एथिक्स में मैंने आपको बताया था भाषा पे संयम होना चाहिए ताकि इस तरह कोर्ट में शर्मिंदा होना पड़े और फिर कोर्ट आपको बोले कि जाओ डोनेशन में पैसा दो वगैरह, ये दिन हमको नहीं देखना पड़े। पेज 14 नेशनल समाचार में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि कोरोना के चलते हम ठीक से तैयारी नहीं कर पाए तो हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलना चाहिए। उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2020 की प्रीलिम जो अक्टूबर में हुई थी उसमें अटैम्प्ट दिया हो जो कि उनका आखिरी अटैम्प्ट हो, जैसे वो अनरिजर्व कैटेगरी को मिलते हैं 6 अटैम्प्ट तो उसमें आखिरी वाला अटैम्प्ट हो, और 2021 में अभी उसकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हो रही हो, तो ऐसे उम्मीदवारों को हम एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने का सोच सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। अभी सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को वापस सुनवाई करेगी जिसमें ये जिन विद्यार्थियों ने ये पूरी अर्जी डाली है उनका इस पर क्या रिस्पॉन्स है, और फिर आगे ये बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती रहेगी। मित्रों ये ऐसा मुद्दा है कि जिसको असल में वो लास्ट अटैम्प्ट और वो जो जिसको लागू होता है ये चीज़ वो इस पर दिमाग खर्च करें। बाकी सारे लोग जो अभी 21 साल के और फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं वो भी ऐसी सब चीज़ों में क्लिक बेटिंग में जितने आर्टिकल्स और वीडियो चलते रहते हैं और टेलीग्राम और वगैरह में उसकी चर्चा उसमें घुस जाते। भाई दैट इज़ नॉट रेलेवेंट टू यू, आपका तो पहला अटैम्प्ट है तो आप तैयारी में ध्यान दो। प्लेसेस इन न्यूज़ में जनरल के.एस. थिमैया जो 50s और 60s के दशक में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी पुरखों का घर कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में उसे जनरल थिमैया म्यूज़ियम में तब्दील किया जा रहा है। तो ये CDS, CAPF और ऐसी सब डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम में प्लेसेस इन न्यूज़ में जानने लायक चीज़। इसके अलावा पेज 14 पर बाकी सब कुछ काम का नहीं, वही सोनू सूद का मकान अवैध कंस्ट्रक्शन है कि नहीं उसकी कंट्रोवर्सी, सचिन तेंदुलकर ने
सोशल मीडिया में ये रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ कुछ लिखा तो उसको भारत रत्न नहीं देना चाहिए, ऐसा आरजेडी के कोई नेता बोल रहे हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ो। पेज 15 में भी ऐसे सब स्टेट पॉलिटिक्स के समाचार। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चुनावों से पहले किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लोन वेवर, ऐसी घोषणा की। सरकार के कारण ये है कि एक तो कोरोना में किसानों का नुकसान हुआ और वहाँ पर तो वैसे भी चक्रवात यानी साइक्लोन निवार, बुरेवी, उसके अलावा भी अनसीजनल बारिश होती रहती है, तो किसानों की मदद के लिए कर्जा माफ़ करना ज़रूरी। हालांकि पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने बार बार ये कहा है कि ऐसे कर्ज माफ़ी से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि किसानों को आदत लग जाती है कि चुनाव आ रहे हैं तो हमें लोन माफ़ हो जाएगी, तो वो जानबूझ के ऐसे किसान जो अच्छा कमा रहे हैं वो भी टाइम पर लोन की किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर देते। और फिर इकोनॉमिक सर्वे ने सब एनालिसिस किया कि ये कर्जा माफ़ किया गया, उसके बाद वाले वर्षों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। तो कोई ऐसा कि इससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाती है, कोई कॉज कॉन्सिक्वेंस का कोरिलेशन नहीं मिला। आगे बढ़े पेज 16 विश्व समाचार में कुछ काम का नहीं, वही नेपाल म्यांमार प्रचंड धमाल की खबरें। फिर ये सिनेमा टेलीविज़न के साथ जुड़े हुए कुछ विदेशी कलाकार क्रिस्टोफर प्लमर, जून रोज बलेमी का देहांत हुआ, दुखद, लेकिन अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, क्योंकि ये लोग भारत में बहुत मशहूर नहीं थे। पेज 17 इकोनॉमी में काम की चीज़ थी आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके प्रमुख मुद्दे क्या थे हमने वीडियो की शुरुआत में देख लिए। पेज 18 स्पोर्ट्स। मित्रों, अपना यूपीएससी जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर फॉर एथिक्स, उसमें एक है एटीट्यूड, तो एटीट्यूड फॉर वुमेन, उसके बारे में एक नए समाचार। जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चीफ योशिरो मोरी, जो कि जापान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने एक टिप्पणी की। मुद्दा ये था कि ये जापान की टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 24 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें महिलाएं सिर्फ 5 हैं। तो कुछ डिमांड चल रही थी कि महिलाओं की संख्या ये समिति में बढ़ानी चाहिए। इस पर ये चेयरमैन योशिरो मोरी ने ऐसा कहा कि सामान्य रूप से महिलाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा, राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक महिला कुछ कहती है तो मीटिंग में बैठी बाकी सब महिलाएं अपना हाथ खड़ा करके वो भी उस मुद्दे पर बोलना शुरू कर देती है, जिसके चलते मीटिंग टाइम पर ख़त्म नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए स्पोर्ट कमेटी में महिलाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि हम टाइम पर मीटिंग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी उनकी ये सेक्सिस्ट रिमार्क के चलते सोशल मीडिया में बवाल हो गया और फिर इन्होंने माफ़ी मांगी। मतलब कि पॉलिटिक्स, फिल्म, बिजनेस, स्पोर्ट्स, हर जगह जब इस प्रकार की मानसिकता रखी जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती। इसके अलावा स्पोर्ट्स में ब्रिटेन की एक फ्रांसेस्का जोन्स नाम की महिला खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में हिस्सा लेने वाली हैं, उनकी खास बात यह है कि उन्हें खास किस्म का डिस्प्लेसिया सिंड्रोम है, जहाँ पर हाथ में सिर्फ 2 हाथ में 8 ही उंगलियां हैं और पैरों में कुल मिलाकर 7 उंगलियां हैं। तो टेनिस आपकी हॉबी है या फिर आपने एमबीबीएस किया है तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ अभी के अभी तो काम का नहीं, लेकिन समझिए ये वाला आज इसका लेडी का फोटोग्राफ और न्यूज़ आई है, इंटरव्यू के 1-2 हफ्ते पहले आई हो सकता है एग्जामिनर ने नज़र में आया हो तो आपको इंटरव्यू में कुछ पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग कि हॉबी में लिखा हो टेनिस या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस हो तो फिर इस पर दिमाग खर्च करना चाहिए। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर।